बच्चों, आज माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th के लिए लास्ट टॉपिक के साथ आते हैं। लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर है ये। तो नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इतने जब तक आपने फर्स्ट चैप्टर में जो टॉपिक्स पढ़े वो सारे थ्योरेटिकल थे। ये टॉपिक थोड़ा सा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, और अगर रियल लाइफ में देखा जाए, इकोनॉमी के बेसिस पे देखा जाए, तो सारा का सारा इसी पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत हॉट क्वेश्चंस में आते हैं, आपको समझने की जरूरत है, और बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। बस स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज्ड रहता है, उसे थोड़ा सा कंफ्यूजन को दूर करना है और समझकर इस टॉपिक को सॉल्व करना है। आंसर आसानी से मिलेंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो कर्व है तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन तो होगा ही। अब होता क्या है, इट शोज द डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। अब डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एट गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि दो चीजें में कोई चेंज नहीं होगा। क्या? एक तो टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी और दूसरा आपके रिसोर्सेज फिक्स्ड रहेंगे। तो फिर उन फिक्स्ड रिसोर्सेज पर हमें क्या करना है, प्रोडक्शन की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनानी है, जहां पर हमें कम से कम दो गुड को प्रोड्यूस करना है। अब बात आती है कि इकोनॉमी में तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे गुड्स का प्रोडक्शन होता है, तो फिर हम दो ही गुड क्यों लें? तो वो सिंप्लीफाई करने के लिए कि यहाँ पर दो ही गुड लिए गए हैं, क्योंकि ग्राफ हमेशा टू डायमेंशनल होता है। मैथ्स में आपने थ्री डायमेंशनल ग्राफ भी पढ़े हैं, लेकिन हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स में केवल टू डायमेंशनल ग्राफ ही होते हैं। और टू डायमेंशनल का मतलब होता है कि आपके पास टू एक्सिस हैं, एक आपके पास वाई एक्सिस है और एक आपके पास एक्स एक्सिस है। तो यहां पर हमारे पास दो गुड, यानी कि एक गुड हमने यहां पर एज्यूम कर ली कि गुड हमने वाई प्रोड्यूस करनी है, और दूसरी एज्यूम कर ली कि गुड एक्स प्रोड्यूस करनी है। तो उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास दो ही एक्सिस है, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। इस वजह से यहां पर हमें दो ही गुड लेनी है, वरना इकोनॉमी में बहुत सारी गुड्स का प्रोडक्शन होता है। तो डेफिनेशन फिर से रिपीट कर लेता हूं। इट शोज द डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एट गिवन रिसोर्सेज। जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि इकोनॉमिक्स इज नॉट अ परफेक्ट साइंस। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस बट नॉट अ परफेक्ट साइंस। तो जब परफेक्ट साइंस नहीं है तो इसमें कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ता है कि ये चीजें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो हमने क्या क्या एज्यूम कर लिया इस थ्योरी के लिए? सबसे पहला है रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, यानी कि जितने रिसोर्सेज हैं वो फिक्स रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की जो थ्योरी है वो फेल हो जाएगी। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी रिमेन्स अनचेंज। टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है, टेक्नोलॉजी पहले से एडवांस हो जाती है, तो फिर कम रिसोर्सेज में भी हम ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए यहां पर इस थ्योरी को बनाए रखने के लिए हमें टेक्नोलॉजी भी क्या चाहिए, अनचेंज चाहिए, उसमें भी कोई चेंज ना हो। तीसरी बात, रिसोर्सेज आर फुली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। तो जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उनका यूटिलाइजेशन है, एक तो फुली हो, जितने हैं उतने सारे यूज हों। दूसरा, इफिशिएंटली यूटिलाइज हो। इफिशिएंटली यानी कि मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करे। चौथी बात क्या है, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली इफिशियंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स। यानी कि अगर सारी गुड्स का प्रोडक्शन करना है तो सारी गुड्स में वो जो गिवन रिसोर्सेज हैं वो इक्वली इफिशियंट नहीं होंगे। जैसे अगर हमने लैंड पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की है तो प्रोडक्टिविटी कुछ और होगी। अगर उसी लैंड पर हमने एक इंडस्ट्री सेटअप की है तो फिर हमारी प्रोडक्टिविटी कुछ और होगी। इसलिए लैंड का जो रिसोर्स के रूप में यूटिलाइजेशन है वो इक्वली इफिशिएंट नहीं है। हमने दो इंडस्ट्री सेटअप करी, एक एग्रीकल्चर सेक्टर और दूसरे सेकेंडरी सेक्टर, तो दोनों में प्रोडक्टिविटी का डिफरेंस आपको मिलेगा। जरा इसको देख लेते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो शेप होता है वो कॉनकेव होता है। 10th क्लास में आपने कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस पढ़े होंगे, तो मैंने वही शेप बनाई है जो कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कॉनकेव होता है वो आगे आपको बताऊंगा कि कॉनकेव क्यों होता है। तो सबसे पहले ये कॉनकेव शेप है
और इस डेफिनेशन के आगे साथ चलते हैं, इट शोज द डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यानी कि तो एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ए कॉम्बिनेशन, फिर हमने दूसरा कॉम्बिनेशन बी लिया, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन और ये ई कॉम्बिनेशन। इसका मतलब है कि यहां पर हमारे पास ये इस तरह से कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है, अभी मैंने केवल आपको डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन से समझाया है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ही ये शेप ऐसी बनेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ 5 कॉम्बिनेशन है, ए बी सी डी और ई। अब इसके साथ हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड हैं, वो फिक्स्ड हैं, इसीलिए यहां से यहां तक की इसकी लिमिटेशन है। जब ये इसी लिमिटेशन में रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। कर्व ना होकर क्या हो जाएगा, ये फ्रंटियर हो जाएगा, यानी कि इसके प्रोडक्शन करने की लिमिट है, प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी ही रहेगी जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक, आगे चलते हैं। तो अगर इकोनॉमी ये डिसाइड करती है कि उसे ए कॉम्बिनेशन पर रहना है, तो इसका मतलब है ऑल द रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ओनली गुड वाई। अगर इकोनॉमी ये डिसाइड करती है कि उसे ई कॉम्बिनेशन जाना है, इट मींस ऑल द रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ओनली गुड एक्स। तो सारे रिसोर्सेज अगर ए कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे तो सारे रिसोर्सेज केवल और केवल एक्स वाई गुड को प्रोड्यूस करने में लगेंगे, और अगर ई कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं तो सारे रिसोर्सेज गुड एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए लगेंगे। इसके बीच में हमारे पास ऑप्शन है बी सी डी, यानी कि अगर ए कॉम्बिनेशन से कुछ सेक्रीफाइस किया जाए, रिसोर्सेस क्या कर दिए जाएं, थोड़े से सेक्रीफाइस किए जाएं, किसके लिए, गुड एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो मैंने आपको सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी में बताया था कि इकोनॉमी में रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, देन वी हैव टू टेक अ डिसीजन व्हाट गुड टू बी प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी। तो व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड हैं, तभी आपको क्या करना है, इस वाई गुड को में से कुछ रिसोर्सेज किसको देने पड़ेंगे, एक्स गुड के प्रोडक्शन में देने पड़ेंगे। तो आपको ए कॉम्बिनेशन से सेक्रीफाइस होकर कहां आना पड़ेगा, बी कॉम्बिनेशन पर आना पड़ेगा। तो जब जब आप सेक्रीफाइस करेंगे ए से बी से सी से डी और डी से ई, इस तरह से चलेगा। कभी भी रिसोर्सेज एक्स टू वाई नहीं चलेंगे, वाई टू एक्स चलेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आपके पास जितने रिसोर्सेस थे उन रिसोर्सेस में आपने ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन और ई कॉम्बिनेशन आप प्रोड्यूस कर सकते हो दो गुण के। टेबल से समझ लेते हैं। यहां पर हमारे पास ए बी सी डी ई और एफ कॉम्बिनेशन, यानी कि अब हमारे पास 6 कॉम्बिनेशन है जिस पर हमें गुड एक्स और गुड वाई प्रोड्यूस करनी है। न्यूमेरिक वैल्यू में अगर सारे रिसोर्सेज गुड वाई को प्रोड्यूस करने में लगते हैं तो हमारे पास 15 यूनिट गुड वाई की प्रोड्यूस हो रही हैं। अगर बी कॉम्बिनेशन हमें चूज करना है तो हमें कुछ रिसोर्सेज क्या करने पड़ेंगे, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, एक यूनिट रिसोर्सेज किसको दे दिए, गुड एक्स को प्रोड्यूस करने में दे दिए। तो जहां ए कॉम्बिनेशन में 15 यूनिट तो प्रोड्यूस हो रही थी वाई गुड की और 0 यूनिट प्रोड्यूस हो रही थी गुड एक्स की। लेकिन गुड वी के साथ, सॉरी कॉम्बिनेशन बी के साथ जाएंगे तो फिर हमें यहां से अगर एक यूनिट गुड एक्स का प्रोड्यूस करना है तो हमें गुड वाई को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। रीजन क्या है, रीजन वही है कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। इन लिमिटेड रिसोर्सेज में हम जैसे जैसे गुड एक्स की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहां पर हम वाई की क्वांटिटी को घटाएंगे। अब मैंने आपको फोर्थ पॉइंट बताया था, फोर्थ पॉइंट था रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली इफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स। तो यहां आप चीज नोट करोगे, यहां पर एक यूनिट का सेक्रीफाइस हुआ, फिर यहां पर एक यूनिट प्रोड्यूस हुआ, लेकिन जैसे ही यहां पर 2 यूनिट का सेक्रीफाइस हुआ, यानी कि चेंज कितने का हुआ, 2 का, लेकिन प्रोडक्शन कितने का हुआ, चेंज ओनली 1 का हुआ। तो यहां वो फोर्थ एजम्पशन अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से अगर वो रिसोर्सेज हम गुड एक्स को प्रोड्यूस करने में लगाएंगे तो फिर वो इतने यूनिट के प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा जितना कि पहले वाई गुड प्रोड्यूस कर रहा था।
अब पीपीसी पर कुछ और सिचुएशन हो सकती हैं, जैसे अभी हमने डायग्राम बनाया था, इधर हमने y x गुण को और इधर हमने y गुण को। आप x और y की जगह कुछ रख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ बीट रख सकता हूँ या मशीन का प्रोडक्शन कर सकता हूँ, तो वो वेरिएबल कोई भी कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ a कॉम्बिनेशन था, b कॉम्बिनेशन था, c कॉम्बिनेशन था, d कॉम्बिनेशन था, e कॉम्बिनेशन था और ये f कॉम्बिनेशन। तो इस प्रकार से हमारे पास 6 कॉम्बिनेशन थे। तो ए से लेकर एफ तक जो भी कॉम्बिनेशन ऑन द पीपीसी, ये सारे कॉम्बिनेशन पीपीसी के सारे कॉम्बिनेशन ऑन द पीपीसी क्या कहलाएंगे? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है तो इकोनॉमी किस पर रहेगी? इकोनॉमी रहेगी फुल एम्प्लॉयमेंट पर। अब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कभी भी 100% एम्प्लॉयमेंट से नहीं होता। 100% का मतलब क्या हो गया कि इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे क्या हो गए? वो सारे के सारे एम्प्लॉयड हो गए। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब 100% एम्प्लॉयमेंट से नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, यानी कि इकोनॉमी में जितने रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज्ड हैं, ना कि 100% यूटिलाइज्ड हैं। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। अगर इसके अंदर कोई कॉम्बिनेशन है, जैसे मैं यहां पर एक यू कॉम्बिनेशन मान लेता हूं, तो ए बी सी डी ई और ये एफ और बाद में क्या हो गया? ये यू कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या है? ये बताता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये अंडर यूटिलाइजेशन से क्या होगा कि रिसोर्सेज तो हमारे पास हैं, लेकिन हमें उनका यूटिलाइजेशन नहीं आ रहा या हम उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे। जैसे अगर एक इकोनॉमी है जिसके पास बहुत सारी लैंड पड़ी हुई है, लेकिन उस लैंड पर कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज नहीं हो रही, तो उस लैंड पर जो कुछ भी होगा वो क्या होगा? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होंगे। ठीक है? तो एक इनसाइड द पीपीसी, यानी कि रिसोर्सेज होना और उनका यूज ना होना, ये समस्या खड़ी करेगा क्या? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इससे क्या होगा? इससे अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। तो इकोनॉमी में कोई भी पॉइंट इनसाइड द पीपीसी है तो फिर वो क्या है? अनएम्प्लॉयड कंडीशन को बताएगा, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर यहां पर कोई भी मूवमेंट U2C या U2B या किसी भी पॉइंट पर हो, कहीं पर भी हो, XYZ, इस पीपीसी की तरफ कोई मूवमेंट हो, तो इसका सिंपल मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट टू फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक? यानी कि रिसोर्सेज जो अंडर यूटिलाइज हो रहे थे वो कहां तक चलने लगे? फुलर यूटिलाइजेशन की तरफ मूव करने लगे। इसका मतलब है कि इकोनॉमी में अब एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज राइज हो रही हैं। इस न्यूमेरिक वैल्यू के साथ हम ड्रॉ कर लेते हैं पीपीसी। तो हमारे पास इधर y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहाँ गुड x हमको प्रोड्यूस करनी है और यहाँ गुड y। तो अभी बताया था पीपीसी कैसा होता है? कॉनकेव होता है। तो हमने यहाँ पर 15 यूनिट ले लिया, और जब हम 1 यूनिट का सेक्रीफाइस करेंगे, 14 यूनिट सेक्रीफाइस करेंगे, तो यहाँ पर 1 यूनिट का प्रोडक्शन होगा। फिर अगर हम 2 यूनिट सेक्रीफाइस करेंगे तो ये 2 यूनिट का प्रोडक्शन होगा। फिर 3 यूनिट सेक्रीफाइस करेंगे तो यहाँ 3 यूनिट प्रोड्यूस होंगे। 4 यूनिट सेक्रीफाइस करेंगे तो यहां पर 4 यूनिट और ये लास्ट 5 यूनिट। तो इस तरह से इस टेबल से ये डायग्राम बन जाएगा। ठीक है?